तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एसिड रेन या अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा को पहले हम सामान्य रूप से समझ लेते हैं। सामान्य सा इसका अर्थ क्या होता है कि जब बारिश के रूप में एसिड बरसता है। अब एसिड का पर्सिपिटेशन पर्सिपिटेशन अलग किया, जिसे वर्षण कहा जाता है। वर्षण कई रूप में होता है। कई रूप में होने का अर्थ यह है कि जो बारिश होगी, बारिश केवल और केवल पानी की बूंदों के रूप में नहीं होती है, वह बर्फ के रूप में भी होती है, वह जो है ओस के रूप में भी हो सकती है, या फिर वह जल वर्षा के रूप में भी देखने को मिलती है। अगर हम एसिड रेन का सामान्य अर्थ निकालें तो अर्थ क्या होता है कि जो सामान्य जो वर्षा का जल है वह पहले से ही कुछ थोड़ा बहुत अम्लीय होता है। थोड़ा बहुत अम्लीय होने का अर्थ होता है कि सामान्य जो वर्षा का जो जल होता है वह लगभग 5.3 से लगाकर 6 पीएच स्केल तक वह अम्लीय होता है। उसके पीछे कारण क्या है कि ऑलरेडी पानी जो बारिश बारिश के रूप में बरसता है वह वायुमंडल के अंतर्गत जो ऑक्सीजन के साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह उसके साथ प्रतिक्रिया करके एक हल्का सा एसिड बनाती है। तो बारिश का जो पानी है वह उसके अंतर्गत एसिड तो होता ही है, लेकिन जब इस पीएच स्तर इससे भी नीचे आ जाता है तो वह अम्लीय के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाता है। अम्लीय के अंतर्गत कन्वर्ट होने का अर्थ होता है कि इसका जो पीएच स्केल है वह और कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वह हमारे ऊपर, या हमें कह सकते हैं कि नुकसान पहुंचाती है, या हमारी त्वचा पर इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इन दुष्प्रभावों को हम अम्ल वर्षा प्रभाव या अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। अब अम्ल अगर या एसिड अगर ऊपर से आसमान से नीचे गिरेगा तो ऐसे स्थिति में तय है कि जिस पेड़ पौधे या फिर किसी जीव की त्वचा पर अगर इस प्रकार का एसिड गिरेगा तो वह नो डाउट उसको प्रभावित करेगा, उसकी त्वचा को खराब करेगा, या फिर पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वह खराब होगी। मिट्टी के ऊपर गिरेगा तो मिट्टी का जो पीएच लेवल है वह भी चेंज होगा। तो इस प्रकार से कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको एक स्क्रीन पर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये इंडिकेट करता है, देखिएगा ये अम्ल वर्षा का ही प्रभाव है। अम्ल वर्षा का किस प्रकार से प्रभाव है कि कोई एक मोमेंटो या फिर कोई मूर्ति है, उस मूर्ति के ऊपर जैसे कि अब एसिड कहीं गिरेगा तो जैसे कि हमने कहा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पर तो प्रभाव है ही है, लेकिन जो हमारा कल्चरल इन्वायरमेंट है, जैसे कि ये एक शिल्पकार ने बड़ी मेहनत से इस मूर्ति को बनाया होगा, लेकिन एसिड रेन ने इसको खराब कर दिया। एसिड रेन का प्रभाव ताजमहल पर भी देखने को मिल सकता है, एफिल टावर पर भी देखने को मिल सकता है, किसी भी महल मंदिर कहीं पर भी इसका दुष्प्रभाव जो है आपको देखने को मिल सकता है। अब एसिड रेन क्या होता है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम पर ध्यान देते हैं। अब डायग्राम डायग्राम के अंतर्गत जैसे कि दे रखा है, सबसे पहले देखिएगा यहां से हम स्टार्ट करते हैं। केवल डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए कि जिस प्रकार से जितने भी हमारी जो गाड़ियां हैं या फिर हमारे जो कल कारखाने हैं उससे जो धुआं निकल रहा है वह धुआं सल्फर डाइऑक्साइड के इमिशंस के रूप में निकल रहा है। और सल्फर डाइऑक्सीजन के इमिशंस के रूप में जब यह हल्का धुआं जब आसमान में पहुंचेगा तो उस बादल बनेंगे, यानी जल वाष्प के साथ मिलकर यह बादल बनाएंगे। और बादल जो है वह उस समय जल वाष्प और सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड को निर्मित करेंगे, जिसे H2SO4 कहा जाता है। इस प्रकार से HNO भी यहाँ पर निर्मित होगा। और यही जो अम्ल है या जो नाइट्रिक अम्ल है वह अम्ल कोहरे यानी कोहरे के रूप में, एसिड रेन के रूप में, या अम्ल हिम एसिड स्नोफॉल के रूप में हमारे पास पहुंचेगा। यानी वह एसिड कोहरे के रूप में, बारिश के रूप में, या बर्फ के रूप में वापस हमारे पास पहुंच रहा है। यही पानी जब नदियों के साथ बहते हुए हमारे जल स्रोत पर पहुंचेगा या फिर किसी पेड़ पौधे या जीव पर गिरेगा तो वह उसको नुकसान पहुंचाएगा। इसी प्रकार से कुछ जो अम्ल वर्षा है जो बारिश के रूप में यहाँ पर देखिएगा पेड़ पौधों पर गिर रही है और उससे भी हमारी वनस्पति को नुकसान देखने को मिलेगा।
अब हम बात करते हैं कि भाई अगर कोई पानी अम्लीय है या क्षारीय है तो वह किस प्रकार से डिसाइड होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि पीएच स्केल पर इसकी वैल्यू 7 जो होती है वह न्यूट्रल, यानी वह तटस्थ मान को दिखाता है, न्यूट्रल वैल्यू होता है। अब न्यूट्रल वैल्यू यानी 7 से अगर किसी की पीएच वैल्यू अगर अधिक है तो वह अल्कलाइन यानी क्षारीय के अंतर्गत रखी जाएगी, यानी खारेपन के अंतर्गत रखी जाएगी। और अगर उसकी पीएच की वैल्यू अगर 7 से कम है तो उसे हम अम्लीय के रूप में जानेंगे। तो अब हम समझते हैं कि अम्ल वर्षा क्या होता है। अम्ल वर्षा सामान्य अर्थ वह वर्षा या हिम या ओला या कोहरा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले हो, या जिसके अंतर्गत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 या नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनते हैं। और जब यह बारिश के रूप में हमारे ऊपर गिरते हैं तो उसे हम अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम सामान्य रूप से अगर बारिश की बात करें तो वह उसका जो पीएच लेवल होता है वह लगभग 5.3 से 6.0 तक होता है। लेकिन जब इसी पानी जो बारिश के रूप में बरस रहा है इस पानी के साथ सामान्य मात्रा से अधिक अगर नाइट्रिक या सल्फ्यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो यह अम्ल वर्षा का कारण बनता है। शहर में जितनी भी जो फैक्ट्री है, कारखाने हैं और इनके अंतर्गत जो लकड़ियां या जो डीजल या पेट्रोल जलाया जा रहा है, गाड़ियों में से जो धुआं निकल रहा है, ये सभी अम्ल वर्षा के कारण बनते हैं। वहीं ज्वालामुखी से के फटने समय जो रसायन निकलते हैं वह भी अम्ल वर्षा का कारण बनता है। तो ये तो रहा अर्थ की अम्ल वर्षा क्या है, किस प्रकार से बनता है। तो हम देखें जिस प्रकार से अम्ल वर्षा जो है वह किस प्रकार से चलता है। तो इंडस्ट्रीज से धुआं निकल रहा है या जब इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी का अर्थ ये हुआ कि जब हम कोयले को जलाएंगे और कोयले को जलाकर जब हम बिजली बनाते हैं या फिर ट्रैफिक से जो धुआं निकलता है, ये सारा का सारा जो धुआं है वह हमारे वायुमंडल के अंतर्गत पहुंचेगा और वायुमंडल के अंतर्गत पहुंचकर ये सल्फर के ऑक्साइड और कुछ नाइट्रस के ऑक्साइड बनाएगा और इससे बनेगा हमारे सल्फ्यूरिक अम्ल। और यही सल्फ्यूरिक अम्ल जब वाष्प के साथ क्रिया करके जल के रूप में या फिर एक एसिड के रूप में हमारे धरती पर बरसता है तो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के प्रकार की अगर बात करें तो अम्ल वर्षा दो प्रकार से, जैसे कि गीला निक्षेप। गीला निक्षेप का अर्थ होता है कि यदि हवा द्वारा वायु के अंतर्गत जितनी भी जो अम्लीय केमिकल्स हैं को ऐसे स्थान पर बहा दिया जाता है कि जहां का मौसम गीला हो। मौसम गीला होने का अर्थ यह हुआ कि जहां पर अच्छी बारिश होती है उन क्षेत्रों में अगर पानी के अंतर्गत केमिकल या अम्ल घुले हो तो वहां के मौसम में मिश्रित होकर यही जो केमिकल धुंध के रूप में, बारिश के रूप में, बर्फ या कोहरे के रूप में धरातल पर गिरती है। अब ये केमिकल जो उस क्षेत्र के अंतर्गत है वह धुंध के रूप में, बारिश के रूप में, यानी ये टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है, बारिश के अलग अलग रूप है और इस रूप में धरातल पर गिरते हैं। जैसे जैसे अम्लीय पानी बहता रहता है ये धीरे धीरे जीवों को और पेड़ पौधों को प्रभावित करता है। नालियों से होते हुए नदियों, नदियों से नहरों, नहरों से ये समुद्र में पहुंचता है और समुद्र में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं उसको भी ये प्रभावित करता है। है उन क्षेत्रों में होगा। शुष्क निक्षेप कहाँ होगा? जहां पर बारिश कम है लेकिन हवाएं अच्छी। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर मौसम शुष्क हो वहां ये केमिकल धूल
या धुएं के अंतर्गत मिश्रित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, यानी हवा के साथ ये अम्लीय पदार्थ जुड़ चुके हैं और शुष्क कणों के रूप में धरातल पर गिरते रहते हैं। और जिस घर पर या जिस गाड़ी के या जिस पेड़ पर या जिस भवन पर ये अम्लीय पदार्थ चिपक जाता है, तो चिपक कर धीरे धीरे कह सकते हैं जब भी वापस नमी आएगी तो नमी के कारण ये पिघल कर उस जगह को या उस जमीन को धीरे धीरे नष्ट कर देंगे। जैसे कि पत्थर के ऊपर अगर इस प्रकार के शुष्क निक्षेप हो गए तो धीरे धीरे उस पत्थर को यह तोड़ देंगे, बिखेर देंगे, उसको अपने साथ घुला देंगे। तो अभी वर्तमान की बात करें तो अम्लीय निक्षेप को दक्षिणी पूर्वी कनाडा, उत्तर पूर्वी अमेरिका और यूरोप के अधिकांश हिस्सों के अंतर्गत देखा गया है, जिसमें स्वीडन, नॉर्वे और जर्मनी के हिस्से भी शामिल है। रीजन क्या है? क्यों कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अधिक हो रखा है और इंडस्ट्रीज से निकलने वाले भारी मात्रा में जो अम्लीय पदार्थ होता है यहीं पर उनके अम्ल वर्षा के रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा भी देखिएगा दक्षिणी एशिया, दक्षिणी अफ्रीका, श्रीलंका और दक्षिणी भारत के अंतर्गत भी यह समस्या देखने को मिलती है। यानी जहां जहां पर औद्योगिक विकास होगा वहां वहां पर आपको इस प्रकार की दुविधाएं देखने को मिलेगी। सबसे पहले इस प्रकार की अम्ल वर्षा के बारे में किसने बताया? तो ये रॉबर्ट एंगल स्मिथ है। 1852 में मैनचेस्टर इंग्लैंड के अंतर्गत पता लगाया था। फिर धीरे धीरे कह सकते हैं 1960 के दशक में लोगों को पता लगने लगा कि अच्छा ये धुआं अगर ऊपर जाएगा तो यही वापस बारिश के साथ पानी के साथ घुलकर हमारे ऊपर गिरेगा। डायग्राम को देखिएगा, जैसे कि पानी है और पानी में इवेपोरेशन हो रहा है, यानी यहाँ पर वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण से देखिएगा बादल बन रहे हैं, बादल बन रहे हैं और बादल के साथ साथ देखिएगा NO2 कहां से निकल रहा है? उद्योग धंधों से निकल रहा है। SO2 भी निकल रहा है। NO2 और SO2 दोनों ही कह सकते हैं H2O के रूप में, यानी जल के साथ क्रिया करके वहां पर H2SO4 बनाते हैं या HNO3 बनाते हैं और बारिश के रूप में वापस गिरते हैं। जहां कहीं पर भी गिरेंगे वहां अम्ल वर्षा के रूप में उस क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने का कार्य करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले जैसे कि सबसे पहले जलीय प्रभाव, पर्यावरण पर प्रभाव, यानी अम्ल वर्षा का जो प्रभाव है वह जल पर क्या पड़ेगा? तो अम्ल वर्षा या फिर जल के क्षेत्र में होगी या किसी जमीन क्षेत्र में होगी, लेकिन सारा का सारा जो पानी जो अम्ल के रूप में बरसा है वह नदियों के माध्यम से या फिर झीलों में जाएगा या फिर किसी समुद्र में जाएगा। तो जहां कहीं पर भी ये अम्लीय पानी जाएगा वहां का पीएच लेवल को कम कर लेगा और पीएच लेवल अगर कम होता है तो वह उस जीवों के लिए अलाभकारी होता है, उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वे धीरे धीरे मर जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जल के अंतर्गत जितने भी पौधे हैं या जल के अंतर्गत जितने भी जानवर रहते हैं, अगर उन्हें जीवित रहना है तो लगभग 4.8 का पीएच लेवल चाहिए। लेकिन 4.8 से अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कम हो तो चला ले, लेकिन अगर इससे नीचे अगर पीएच लेवल थोड़ा सा बहुत ज्यादा गिर जाता है तो वह सारे के सारे जीवों के लिए हानिकारक हो जाता है। 5 से नीचे का जो पीएच लेवल है वहां पर अधिकांश मछली के अंडे फूट नहीं पाते और कम पीएच के अंतर्गत वयस्क मछलियों की मृत्यु हो जाती है। यानी पहला जो प्रभाव है यानी जलीय वातावरण यानी मरीन जो इन्वायरमेंट है उस पर इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। दूसरा जो प्रभाव है वनों पर, यानी अम्ल अगर बारिश के रूप में गिरेगा तो क्या होगा? तो पेड़ों को बीमारी होगी, खराब मौसम और कीटों से लड़ने के लिए वह कमजोर बनाता है, उसकी ग्रोथ पर भी प्रभाव पड़ता है। पूर्वी यूरोप में से प्रमुख रूप से जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड में जो अम्ल वर्षा होती है तो वहां से वनों को काफी ज्यादा क्षति देखने को मिलती है। मिट्टी के ऊपर प्रभाव, तो अम्ल वर्षा जब भी होगी यानी एसिड जब मिट्टी के अंतर्गत मिलेगा तो उसकी रासायनिक व्यवस्था या उसके अंतर्गत जो जैविक व्यवस्था है वह उस पर प्रभावित होगी। अम्ल वर्षा के कारण मिट्टी के अंतर्गत जो कीटाणु या जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रहते हैं वो मर जाएंगे और इसके साथ साथ भी मिट्टी का जो पीएच लेवल है वह भी टूट जाएगा और वह मिट्टी किसी प्रकार से उपयोगी नहीं रहेगी। फिर है वास्तुकला, यानी जो आर्किटेक्चर जितने भी हमारे बने हुए हैं, इमारतें हैं या विभिन्न प्रकार के जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, तो इस पर अगर इसका प्रभाव पड़ेगा तो अम्ल वर्षा चूने के पत्थर द्वारा निर्मित इमारतों पर
खनिज प्रतिक्रिया करके चूने को निकाल देती है, जिससे इमारतें कमजोर हो जाती है और उससे वह धीरे धीरे क्षीण होकर गिरने लगती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी आप और हमारा जो स्वास्थ्य है उसको किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो सबसे पहले देखिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वह मिलकर दृश्यता यानी विजिबिलिटी को घटा देते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती है। अम्ल वर्षा हमारे मानवीय स्वास्थ्य को सीधे तो प्रभावित नहीं करती, लेकिन जिस पेड़ पौधे पर या जिस पानी पर इसका प्रभाव होता है, वह पानी जब हम काम में लेते हैं तो उससे हमारा शरीर नुकसान में जाता है। अम्ल वर्षा का पानी काफी हल्का होता है, लेकिन शुष्क रूप से अम्ल जो निक्षेप है वह गंभीर समस्या उत्पन्न करता है, जैसे फेफड़ों और दिल की जो समस्या या ब्रोंकाइटिस जो समस्या है या दमे का जो कारण है, वह अम्ल वर्षा को माना जा सकता है। तो ये कुछ प्रभाव है जो हमें देखने को मिलते हैं। कुछ कुप्रभाव जैसे कि यहाँ पर दे रखे हैं, अम्ल वर्षा से हमारा पानी प्रदूषित होता है, मछलियां सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। अम्ल वर्षा से जंगलों को क्षति पहुंचती है। अम्ल वर्षा से हमारी इमारतों को नुकसान पहुंचती है। मुख्यतः SO2 जो है वह चूना पत्थर को अपने साथ घोलकर उसे जिप्सम में बदल देती है, जिससे इमारतों के अंतर्गत दरारें पा जाती है। इसके अलावा अम्ल के प्रभाव के कारण तांबे की बनी नालियां प्रभावित होती हैं, तांबे में एल्यूमिनियम घुलने लगता है और सीसा व कैडमियम व पारद भी घुलकर जल को जहरीला बनाता है। तो इस प्रकार से दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। अब क्या उपाय किया जा सकता है, तो सबसे पहला है ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा को अगर हम खपत कम करें या अनावश्यक बिजली का उपयोग नहीं करें, क्योंकि अगर हम बिजली का उपयोग नहीं करेंगे तो डिमांड नहीं होगी, तो सप्लाई नहीं होगी, कोयला नहीं जलाया जाएगा। घरों से आते समय कह सकते हैं लाइट कंप्यूटर टीवी को बंद करके आए, ऊर्जा संरक्षण करके हम एयर कंडीशनर या कोई भी जा सकता है कि इक्विपमेंट जो हम ऊर्जा से चलाते हैं उसको उसका उपयोग कम करके हम अम्ल वर्षा को रोक सकते हैं। देखिएगा ये सीधा डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, क्योंकि अगर हम बिजली को बहुत ज्यादा जलाएंगे तो उसकी आपूर्ति करने के लिए आपको कोयला जलाना पड़ेगा या जनरेटर चलाना पड़ेगा, तो उससे जो धुआं निकलेगा वह अम्ल वर्षा का कारण बनेगा। दूसरा है परिवहन। परिवहन के अंतर्गत भी हम फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल और डीजल का उपयोग करते हैं, और पेट्रोल डीजल को जब हम जलाएंगे तो उसमें से जो निकलने वाला जो कार्बन है वह अम्ल वर्षा का कारण बनेगा। तो सार्वजनिक परिवहन, कारपूल जैसी या साइकिल या पैदल व्यवस्था को अपनाकर हम ज्यादा से ज्यादा कार्बन इमिशंस को रोक सकते हैं और अम्ल वर्षा नहीं होगी। फिर वैकल्पिक ईंधन के रूप में हम ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत है या नवीकरणीय जो ऊर्जा के जो क्षेत्र है, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र है, उसका प्रयोग करके हम इस प्रकार की ऊर्जा की परंपरागत स्रोतों का उपयोग कम कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो वैकल्पिक ऊर्जा की जो स्रोत है उनको हम उपयोग करके पर्यावरण को स्वस्थ रखने में अपना महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एसिड रेन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है।